मैं जहाँ भी जाती मुझे बाज़ार में एक फ़कीर मिलता। मैं उसको 10 का नोट देती तो वह कहता, बेटा तुम्हारी माँ मुर्दा बेटा जनेगी। मैं उसकी बात को नज़रअंदाज कर देती। एक रोज़ भरे बाज़ार में वह फ़कीर चिल्लाकर बोला, तेरी माँ 1 महीने बाद मुर्दा बेटा बन जनेगी। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं फ़कीर को थप्पड़ मारकर कहा, पागल हो तुम? मेरी माँ तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। फ़कीर रोता हुआ चला गया। ठीक 1 महीने बाद कॉल आई कि आप जल्दी अस्पताल आ जाएँ, आपका मुर्दा भाई पैदा हुआ है। मैं हैरानगी से अस्पताल पहुँची तो नर्स ने मुझे मुर्दा थमा दिया। जब मैं कमरे में गई तो मैं मेरी आत्मा ही काँप उठी। वहाँ तो वही फ़कीर, मेरे पापा देश से बाहर रहते थे, मैं अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब मेरे साथ बड़े ही अजीबोगरीब हादसे होने लगे थे। मैं जब बाहर निकलती तो यूँ लगता कि जैसे कोई मुझ पर नज़र रखे हुए है, लेकिन जब मुड़कर देखती तो पीछे कोई न होता। अजीब उलझन में फंसी हुई चुकी थी। मेरी अच्छी नौकरी लगी हुई थी, पापा भी हर महीने अच्छी खासी रकम मुझे भेज दिया करते थे। मैं आज़ाद परिंदे की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब यूँ कह लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती और पता ही नहीं लगता आखिर वह कौन जो खुफिया तौर पर मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैंने यह बात अपने दोस्त विशाखा को बताई थी कि यार मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन कौन है यह पता नहीं चल रहा। जब मैं देखती हूँ वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। मेरी दोस्त ने कहा कि मेरी दोस्त विशाखा हंस दी, यार तू भी ना बेकार में अपने को पागल बना रही है, तुझे भला कौन फॉलो करेगा। उसने मेरी बात कहाँ सुनी कर दी, बल्कि हंसते हुए मेरा वहम समझाकर मुझे टाल दिया। मैंने भी यह सोचकर झटका दिया कि यह बात तो कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, इसीलिए दिमाग से इस बात को निकाल कर बाहर गया। अगले दिन मैं घर से थोड़ी दूर पर ही मुझे एक गरीब फ़कीर मिला, जिसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गरीबी साफ नजर जाहिर थी। यह सब तो हमारे देश में आम था। यह लोग हाथ पैर सलामत होने पर भी काम की बजाय मांगना ज़्यादा अहमियत देते हैं, और अगर कोई मुझे कुछ समझने की कोशिश करता है तो अजीब ही तरह से बर्ताव करने लगे थे। मैंने भी ज़्यादा गौर न किया और ना ही कुछ ऐसा कहा, बल्कि अपनी जेब से बटुआ निकाला और 10 का नोट निकाल कर उस फकीर को दे दिया। नोट देखते ही उसने फकीर के चेहरे के हाव भाव बदलते थे, जैसे उसे इतनी कम पैसों की उम्मीद ना थी, बल्कि उसे तो ओ, बावजूद वह चेहरे पे मुस्कान सजाए हुए था और मुझे देखने लगा, लेकिन मुझे उसकी आंखों की चमक बहुत अजीब लग रही थी। मैं अभी आगे बढ़ने के बारे में सोच ही रही थी कि वह मेरे और करीब हुआ, बोला, बेटी तेरी माँ 1 महीने बाद मुर्दा बेटा पैदा करेगी। यह कहते ही वह मेरी तरफ अजीब सी मुस्कुराहट के लिए देखते हुए वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी माँ को मरे हुए 10 साल हो चुके थे। वह फ़कीर क्या कह गया? ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? यह तो मुमकिन ही से बात ही नहीं थी। मुझे उसकी बात पर कोई भी सर पैर न लगा। पहले जो मेहरान हुई थी, अब सोच सोच कर गुस्से से मेरा दिमाग पागल होने के करीब था, क्योंकि वह फ़कीर जाने अनजाने मेरी मरी हुई माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा था। क्या पता वह दिमागी मरीज हो, इसीलिए उसने यह सब कहा हो। मैं खुद को समझाते हुए अपने दिमाग से हर ख्वाब ख्याल को झटका दिया, ना चाहते ने और चल दी, लेकिन फिर पूरे दिन न चाहते के बावजूद भी उसी फ़कीर के बारे में सोचती रही। अगले दिन जब घर से निकली तो फिर से वही फ़कीर मेरे सामने आ गया, और आज भी मैंने जब उसे पैसे निकाल कर दिए तो वही बात बोला, लड़की 1 महीने बाद तेरी माँ मरा हुआ बेटा जनेगी। इस बार मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और हल्की सी नज़र उसके से देखते हुए आगे की तरफ बढ़ गई, लेकिन वह मुझे पागल ही लगा था जो ऐसी बातें कर रहा था। मैंने उस पर गौर नहीं किया, लेकिन आज भी मुझे उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कुराहट नज़र आई। मैंने उसे अपने दिमाग को झटका दिया और अपने काम पर जाने लगी और अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाने लगी, लेकिन
कामयाब ना हो सकी। अच्छा भला आदमी रोज़ मुझे एक ही बात कह रहा था, आखिर इसका मकसद क्या था? क्या वह बिल्कुल पागल था या फिर मेरे सामने यह सब करने का ढोंग रच रहा था। उसका मकसद क्या कुछ और था, लेकिन एक फ़कीर का मुझे ये कहने कि 1 महीने बाद मेरी माँ मरे हुए बच्चे को जन्म देगी, ये ऐसी बात कहने के पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसी क्या मजबूरी थी कि बस मुझे ही यह सब कहता था, किसी और को नहीं। लेकिन क्या पता वह किसी और को भी कहता हो, कौन-सा हर वक़्त मैं उसके साथ रहती हूँ। हाँ, हो सकता है मैंने अपने दिमाग में झूठी तसल्ली दी और वहाँ से चली गई। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से को लेकर एक मेले में चली गई। मैंने कहा यार देखो कितना अच्छा है यहाँ सब। विशाखा अपनी खुशी का इज़हार करते हुए बहुत ही शौक से वहाँ यहाँ वहाँ घूम रही थी और हर चीज़ को देख रही थी। 2 महीने बाद उसकी मंगनी होने वाली थी। उसका कहना था शादी से पहले समय ही घूमने-फिरने का समय है। उसके बाद तो तेरे जीजू कहीं आने-जाने नहीं देंगे। इन मर्दों के भी अजीब से नखरे होते हैं। मैं उसकी खुशी देखकर जहाँ खुश हो रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर कह-कहा लगा उठी। बस कर दे यार, तूने तो सारे मर्दों को ही एक पाले में तोल दिया है। वह तेरी बचपन की मोहब्बत है, इसीलिए तेरे मिजाज का और तेरे देखा भाला लड़का है। किसी अनजान लड़के का क्या पता कैसे ए, कुछ यहाँ करेगा। कम से कम तुझे यह तो पता है कि किस बात पर खुश होगा और किस बात पर नाराज़ है। इसीलिए तू ऐसा काम ही ना करना कि वह नाराज़ हो, बल्कि उसका दिल खुश किया रखना। लड़के तो वैसे भी थोड़ी-सी मोहब्बत में ही पिघल जाते हैं। मैंने हँसते हुए कहा और जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी, हैरत से मेरी आँखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वही पागल इंसान अच्छे खासे होलिये में खड़ा था, किसी आदमी को कोने में लेकर बातें करने में बिज़ी था। मैंने विशाखा का ध्यान उसकी तरफ करने की कोशिश की, लेकिन तब तक विशाखा ने देखा तो वह आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। मुझे तो हैरत का पहाड़ टूट पड़े थे। ऐसा कैसे हो सकता है? यह भिखारी यूँ अच्छे खासे कपड़ों में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। विशाखा तूने देखा वह फ़कीर वहाँ पर इतने अच्छे कपड़ों में खड़ा था, और वह आदमी वही है जो रोज़ मुझे अभी मैं अपनी जल्दबाजी में कुछ कह देती और मेरे चेहरे के उड़े रंग देखकर विशाखा परेशान सी एक तरफ देखने लगी। क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तू किस फ़कीर की बात कर रही है? विशाखा ने मुझसे पूछा तो मुझे अचानक ही अपनी जल्दबाजी और दिमागी हालत पर गुस्सा आया। यह बात तो मैं विशाखा को पहले भी बता चुकी थी, तो आप बताने की क्या ज़रूरत थी? इसीलिए जल्दी से बोला, वहाँ वहाँ वह आदमी खड़ा था, वही फ़कीर मांगने वाला जो रोज़ मुझे कहता है कि 1 महीने बाद मेरी माँ मरा हुआ बच्चा जनेगी। मैंने उसे बताया, मुझे समझाते हुए कहने लगी, हाँ तो वह पागल है, उसमें कौन सी अजीब बात है जो तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है? विशाखा ने नॉर्मल शब्दों में कहा। मैंने कहा, अरे तूने देखा नहीं, जब मैंने उसे देखा तो वह सूट बूट पहने हुए था, वह किसी आदमी से बात कर रहा था वहाँ खड़ा होकर। मैं विशाखा को अक्ल पर मारते हुए पूरी तरह से बातें बताई, लेकिन यह बात सुनने से थोड़ी देर बाद वह खामोश रही और हंसते ही चली गई। तेरे कहने का मतलब है कि एक भिखारी ने हमारा पीछा किया और अब सूट बूट पहनकर खड़ा होकर वह किसी से बात कर रहा है? तो पागल हो गई है क्या? उसे सब करके क्या मिलना है? और भिखारी के पास सूट बूट कहाँ से आएगा? इसका मतलब असल में ना तो तूने इस फ़कीर की सोच कर उस फ़कीर को अपने दिमाग में इतना हावी कर लिया है कि तुझे हर आदमी में इस फ़कीर का चेहरा नज़र आता है। यह सब तेरा वहम है, तुझे तेरी तबीयत सही नहीं लग रही। चल हम घर चलते हैं। और इनसे सब बातों में मेरा दिमाग का फितूर समझकर घर के लिए चल पड़े। वह मुझे घर लेकर आई, मुझे आराम करने को कहते हुए वो दूसरे बेड पर चली गई। हम लोगों ने एक ही फ्लैट में किराए पे लिया हुआ था, जिसमें एक ही कमरा, एक ड्राइंग रूम था।
साथ ही एक छोटा-सा किचन भी था। जब मैं नौकरी की थी तो विशाखा भी इस ऑफ़िस में काम करती थी और उसके माँ-बाप दूसरे शहर में रहते थे। लेकिन वह नौकरी के सिलसिले में दिल्ली में रहती थी, लेकिन रहने की प्रॉब्लम मुझे भी थी। पापा का बिज़नेस दूसरे शहर में था, इसीलिए वह दूसरे शहर देश में रहते थे और यहाँ अकेले थी। पापा मुझे कहा कि तू मेरे साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया था और मैं यहीं नौकरी कर ली। मेरी और विशाखा की एक ही प्रॉब्लम थी, वह थी रहने का इंतज़ाम। हम दोनों ने अच्छी बनने लगी थी, इसीलिए हम दोनों ने मिलकर एक छोटा-सा फ्लैट ले लिया था, जिसमें हम दोनों मिलकर रहते थे। हमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। हम एक-दूसरे का सहारा बने हुए थे। मैं सो गई थी, लेकिन नींद में भी मुझे उसी फ़कीर का भयानक सपना आया था। वह एक बहुत ही अजीब शक्ल वाला बच्चा लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उससे डरती हुई उससे भाग रही थी और वह फ़कीर मेरे और बेबी को देखकर कह रहा था कि उसी वक़्त सब कुछ बदल गया, जब बच्चा मेरी माँ के हाथ में था और वह चिल्ला-चिल्ला कर कह रही थी, "यह तेरा भाई है, इसका कातिल तू है।" मैं अचानक से चीख मारकर उठ गई। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी दोस्त विशाखा भी जल्दी से मेरे बेड पर आई और उसने पानी का गिलास मुझे पकड़ाया। मैं बदहवासी में एक ही सांस में पूरा गिलास ख़त्म कर दिया। विशाखा ने मुझे बहुत ही हैरत से देखा। मैंने कहा, विशाखा, मैं बहुत ही भयानक सपना देखा है। वही फ़कीर आया था मुर्दा बच्चा लेकर। फिर मेरी माँ भी आई, वह मुझे उस बच्चे के कातिल कह रही थी, लेकिन मैंने कोई कत्ल नहीं किया है। मेरी माँ तो मर चुकी है। यह सब कैसे हो सकता है? विशाखा, मैं पागल हो जाऊँगी। मैंने अपने बालों की मुट्ठियों में भरते हुए कहा, "अगर तू आराम कर, असल में तूने उस फ़कीर के बारे में सोच-सोच कर अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, जिसकी वजह से तुझे बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं। तू सो जा, मैं तेरे पास ही लेटी हूँ।" उसने मुझे दिलासा दिया। मैं एक बार फिर वही सब कुछ सोचते हुए नींद की वादियों में उतर चुकी थी, लेकिन अगले दिन मेरा पूरा शरीर तेज बुखार से तप रहा था और इस वक्त मेरी ज़ुबान बस मेरी माँ का नाम जारी था। इस मुश्किल के समय विशाखा ने मेरा बहुत ख्याल रखा, डॉक्टर के पास ले गई। ये कहा कि मैं किसी बात की टेंशन ली है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही दिमागी दबाव पड़ा है और बुखार हो गया। विशाखा ने मेरे सर पर ठंडी पट्टियाँ रखी, मुझे दवा दी। शाम को कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अगले दिन तक मैं एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। घर से निकली और ऑफ़िस जाकर अपने काम को पूरा करने लगी। अब मैंने उस वकील के अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया था। छुट्टी के समय मैंने बाज़ार का रुख किया। मुझे अपने लिए कुछ खरीदारी करनी थी। मैंने जाते समय ही अपने लिए बहुत खरीदारी की। तब मुझे यूँ लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, लेकिन मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मेरी सारी खरीदारी करी तो भूख की वजह से मैं वहीं कुछ खाने के इरादे से आगे बढ़ी तो बाजार के बीचों बीच मुझे विशाखा मिल गई। अभी हम बैठकर खाना ही खा रहे थे कि वहाँ पर भी मुझे वही फ़कीर नज़र आया। इस बार अपने भटूरे के 100 का नोट निकाल कर उसे दिया। तो मेरी तरफ देखा-देखी विशाखा ने भी उसे 100 का नोट पकड़ा दिया और कहा, दुआ करना मेरा होने वाला पति मुझसे खूब प्यार करे, हमारी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही प्यार के साथ गुजरे। फ़कीर ने उस दुआ दी और भरे बाजार में बीचों-बीच चिल्लाकर बोला, लेकिन इसकी माँ 1 महीने बाद मरे हुए बच्चा पैदा करेगी। इतनी बड़ी भीड़ में उसकी ज़ुबान से मेरी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उठकर चीख कर उसके मुँह पर थप्पड़ दे मारा। मैंने कहा, आप अपनी बकवास बंद करो, मेरी माँ को मरे 10 साल हो चुके हैं। तू मेरी मरी हुई माँ के लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहा है। मैंने उसे एक और ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। तो मेरे दोस्त और बाकी के लोगों ने आकर हमारा बीच बचाव किया। मैं गुस्से की हालत में जल्दी से वहाँ से निकल चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था। वह आदमी मेरे सामने आ जाता तो मैं उसका कत्ल कर देती। मैं सीधा अपने घर आई थी और अपनी माँ
की तस्वीर के सामने खड़े होकर बिखर कर रो रही थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और वह आदमी मेरी माँ के लिए ऐसे गलत शब्द इस्तेमाल करता तो मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं बेबस थी, मैं क्या कर सकती थी। इसीलिए आज बहुत गुस्से की हालत में मेरा हाथ उस फ़कीर पर उठ गया। लेकिन वह आदमी भी अजीब-अजीब था, फटे कपड़ों में भीख माँगता तो कभी सूट-बूट में खड़ा बातें कर रहा था। ले आखिर इसका मेरी माँ के बारे में ऐसे बातें करने का पीछे मकसद क्या था? वह मुझे क्या चाहता था? क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी जिसकी वजह से वह झूठ बोल रहा था, या बात कोई और थी? इ इस हादसे के बाद 4 दिन तक वह आदमी मुझे नज़र नहीं आया। मैं भी उसे भूल कर अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो चुकी थी। लेकिन ठीक 2 हफ्ते बाद वह एक दिन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, "कल तेरी माँ एक मरे हुए बच्चे को जन्म देगी।" वह काफ़ी घबराया हुआ था। उसने अपना चेहरा एक कपड़े से ढका हुआ था और लगातार यहाँ वहाँ देख मुझे यह बात कर रहा था, जैसे उसे किसी का डर सता रहा हो। मुझे उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब मैं उसकी हालत पर गौर किया तो वह बहुत बुरी हालत में था। होंठ सूखे हुए थे, जैसे कुछ खाया पिया ना हो। इससे पहले कि उसे कहते उससे न जाने क्या देख लिया और मेरा नंबर मांगने लगा। उसका चेहरा डर के मारे सफ़ेद पड़ चुका था। उसके बाद वह जल्दी से वहाँ से भाग गया। मैंने अपने आसपास नज़रें दौड़ाई, मुझे ऐसा कुछ न मिला जिससे शक करती। उसको ऐसी हालत देखकर मैं इस कदर बदहवास हुई थी कि जब घबराकर नंबर मांगने लगा तो मैंने उसे अपना नंबर दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था, आखिर मैंने उसे नंबर दिया ही क्यों? लेकिन नंबर उसने लेकर करना क्या था? खैर, मैं इस सारी बातों के दिमाग को झटका दिया और घर आ गई। खाना खाने के बाद कुछ देर के लिए सो गई थी। शाम को उठी तो घर पर कुछ ज़रूरी सामान लाना था। वहीं लेने के इरादे से मैं मार्केट गई। अभी मैं कुछ सामान खरीद ही रही थी कि मेरी नज़र रिक्शे पर बैठी एक औरत पर पड़ी। उसे देखकर मैं उसे देखती ही रह गई। वह तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। जो औरत रिक्शे में बैठी हुई थी, उसके चेहरे की उम्र आसान नज़र आने लगे थे। चेहरा कुछ मुरझाया हुआ था, लेकिन शायद वह प्रेग्नेंट थी। हक्का-बक्का मैं हक्के-बक्की सी रह गई, उसे देखती रही। मैं भला अपनी माँ को कैसे हो सकती है? मेरी माँ तो 10 साल की उम्र में ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं जल्दी से उस रिक्शे की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी दुकान वाले ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, "मैडम जी, जो सामान लिया है उसके पैसे तो देकर जाओ।" मैं जल्दी से पर्स में से पैसे निकाले और उस आदमी को दिए। उसने खुले पैसे मुझे दिए। इतनी देर में वह रिक्शा पता नहीं किस गली में मुड़ गया। मैं इधर-उधर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह रिक्शा वाला मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। अब पता नहीं क्यों मुझे उस फकीर की बात पर विश्वास होने लगा था। सच तो वह औरत मेरी माँ थी, बस मेरी आँखों का धोखा था। मैं उलझन का शिकार थी और इसी उलझन में घर वापस आ गई। मेरे दिमाग के पर्दे पर बीती ज़िंदगी घूमने लगी। मैं 10 साल की थी तभी मेरे पापा एक दिन रोते हुए घर आए और कहने लगे, "बेटा, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट में मर गई है।" एक्सीडेंट की वजह से उसका चेहरा बहुत ख़राब हो गया था, यहाँ तक कि उसका पूरा शरीर कुचल गया था। मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। तुम बिन माँ की रह गई हो मेरी बच्ची। पापा ने मुझे गले लगाकर तसल्ली दी थी, खुद भी रो रहे थे और माँ की मौत की खबर सुनकर मैं भी फूट-फूट कर रो रही थी। मेरी माँ मुझे बहुत मोहब्बत करती थी। एक पल के लिए मुझे आँखों से ओझल नहीं होने देती थी। उस दिन भी पापा ज़बरदस्ती मेरी माँ को लेकर गए थे। हालाँकि मेरी माँ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन पापा ही उन्हें ज़बरदस्ती यह कहकर लेकर गए थे कि चलो, तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूँ। माँ ने कहा कि मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊँगी, लेकिन पापा ने कहा कि नैना को यहीं घर पर छोड़ दो, हम जल्दी ही वापस आ जाएँगे। मैं घर पर अकेली रह गई थी और अपने खिलौनों से खेल रही थी। तभी पापा ने एक दर्दनाक खबर आकर मुझे सुनाई थी। कितने दिन तक माँ की याद करके रोती रही थी,
पापा ने उस समय बहुत सहारा दिया था, बहुत सँभाला था। धीरे-धीरे माँ की जुदाई का गम वह हल्का पड़ने लगा था। पापा ने मेरी एक बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करा दिया था। वह कभी-कभी मुझसे मिलने आया करते थे। जब मैं 18 साल की हुई तो पापा विदेश चले गए, यह कहकर कि उनका बिज़नेस विदेश में ज़्यादा फैला हुआ है, उन्हें विदेश में रहना मजबूरी है। पापा ने मुझे भी कहा था कि उनके साथ चलो, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन आज जब मैं अपनी माँ जैसी औरत को रिक्शे में देखा तो मेरा दिमाग सैकड़ों सवाल कर उठा था। वहीं दूसरी तरफ फ़कीर की बातें भी मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मैं सोच लिया था कि मैं पापा को फ़ोन पर बात करूँगी और उनसे पूछूँगी कि आखिर यह सब क्या है? क्या सच में उन्होंने मेरी माँ का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया था या फिर मेरी माँ जिंदा थी? मैं उनसे पूछना चाहती थी। और वह फ़कीर, इसका मतलब क्या था? क्या वह फ़कीर सही कह रहा था? लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? पापा तो देश से बाहर थे, तो मेरी माँ प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? यह सब बातें कैसे सच हो सकती हैं? मैं अभी घर पहुंची भी नहीं थी कि वही फ़कीर मेरे सामने आया और बोला, देखो सिटी अस्पताल में तेरी माँ मुर्दा बच्चे को जन्म देने वाली है। वह रोते हुए यही बात कहते हुए वहाँ से जा चुका था, उसके पीछे भागी, लेकिन वह मुझे कुछ दूर जाकर नजर नहीं आया। मैं मायूस होकर वापस अस्पताल में हुई, तभी मेरे नंबर पर कॉल आने लगी। कोई अनजान नंबर था। मैं बदली से कॉल उठाई तो आगे एक नर्स बोली, आप जल्दी से अस्पताल आ जाएं, आपकी माँ ने एक मुर्दा बच्चे को जन्म दिया है। उसने अस्पताल का नाम बताकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन को हाथ में लिए मैं घूर रही थी, यह सब क्या है? इस सांप से पर्दा उठाने के लिए मुझे अस्पताल जाकर इस राज से पर्दा उठाना था। मैंने सोच लिया था उसके बाद मैं पापा को फ़ोन करके सच पूछ लूँगी। लेकिन मैं अनजान थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, कौन सा सच मेरे सामने खुलने वाला है। मैं परेशानी और हैरानी की हालत में अस्पताल पहुँची तो नर्स ने मुझे एक मुर्दा बच्चा थमाया और कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने बच्चे को देखते हुए एक नज़र बंद कमरे को देखा और जब मैं कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई। वहाँ तो वह फ़कीर बैठा हुआ था, जबकि बिस्तर पर एक कमज़ोर शरीर की मालकिन औरत बुरी हालत में पड़ी हुई थी। मैं जब उसके पास गई तो बड़े गौर से देखने लगी और थोड़ी ही देर में मेरे सर पर मानो अस्पताल की पूरी छत गिर पड़ी हो, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी। मैंने बच्चे को फ़कीर के हवाले किया और माँ के हाथ थामे हुए बेसब्री से चूमने लगी और हाथों में विश्वास नहीं आ रहा था कि यह सच है। मैं अपनी माँ को गले लगकर बहुत रो रही थी। मेरी माँ जिंदा थी और मैं उन्हें मरा हुआ समझकर इतने साल अनाथों की तरह ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने माँ से कहा, माँ तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? क्यों यह सच मुझसे छुपाया था कि तुम जिंदा हो, मरी नहीं हो? क्यों मुझे यह झूठ बताया गया कि माँ के प्यार के लिए क्यों तरसाया गया? मैं रोती हुई तड़पती रही, लेकिन माँ तुम मेरे पास नहीं आई। भगवान ने जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। तुम जिंदा हो, मेरी आंखों के सामने हो, लेकिन तुमने यह सब क्यों छुपाया? मुझे अपनी माँ के आराम से बिस्तर पर लेटकर उनसे सवाल किया। वह बहुत बर्दाश्त करके वहाँ पर खड़ी हुई। माँ की हालत बहुत ख़राब थी। वह बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मेरी आंखों में से आंसू बह रहे थे। मेरी माँ ने मुझे बैठने का इशारा किया और बोलना शुरू किया। माँ ने बताया कि तेरे पापा बहुत ही बुरे इंसान थे। शुरू में मुझे भगाकर मुझसे शादी करने ली, लेकिन तेरी पैदाइश के बाद मुझे बच्चलन कहने लगे। उसके बाद उनका जैसे मुझसे दिल भर गया। रोज़ मुझे मारता पीटता और चला जाता। एक रोज़ तो उन्होंने मुझे तलाक दे दी। मेरी दुनिया ही लुट चुकी थी। मेरे भागने की खबर सुनकर मेरे माँ-बाप यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से चले गए। मैं कहाँ जाती? इसीलिए इसी घर में बैठी रही। रात के को तेरा बाप एक नई लड़की ले आया। बोला यह लड़की बहुत अमीर है, मैं इससे शादी करूँगा और इसके साथ बाहर चला जाऊँगा और तू यहाँ से दफ़ा हो जा। मैं तेरे बाप के पैरों में गिर गई थी। मैंने कहा था कि ऐसा जुल्म मत करो, हमारी छोटी सी बच्ची है नैना, जो हम दोनों के बिना अधूरी रह जाएगी।
जाएगी। तेरे बाप ने कहा कि नैना मेरे पास रहेगी, वह तेरे साथ नहीं जाएगी। उसे दिन भी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए और मुझे पता न था कि मैं तुझे नहीं देख पाऊँगी। मैं चाहती थी कि तू मेरे साथ चले और जिद मैंने नैना के साथ जाएगी, लेकिन तेरे बाप ने माना और मुझे ज़बरदस्ती उस घर में ले गया और मुझे एक एनजीओ में छोड़ आया, यह कहकर कि अगर तू घर वापस आई तो तेरे टुकड़े-टुकड़े कर दूँगा और तेरे सामने ही तेरी बच्ची को भी मार दूँगा। मैंने उसके मुँह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा कि वादा करती हूँ कि मैं लौटकर कभी नैना के सामने नहीं आऊँगी। बस मेरी बच्ची को कुछ मत करना और उसे अच्छे से पालना। मैं फिर कभी नहीं आई और उसने तुझे मुझसे छीन लिया। मैं एनजीओ में रहने लगी और अपना समय काटने लगी, लेकिन एनजीओ में भेड़िए बसते थे। उन्होंने मेरी इज्जत पर वार करना चाहा। मैं वहाँ से भाग आई। अब मैं बेघर हो चुकी थी। तब मुझे आकाश मिला जो गरीब था, लेकिन उसने मुझे रहने की जगह दी। फिर कुछ ही महीनों बाद मुझसे शादी कर ली। तेरे बाप को पता चला तो यहाँ भी मेरा दुश्मन बन बैठा और यहाँ भी आकाश काम करने लगा। वहाँ न जाने क्या अफवाह फैला दी कि काम उस आकाश को काम से निकाल दिया जाता। मैं आकाश को औलाद का सुख न दे कि सारी हर बार मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर जाता और आज इतने सालों बाद अगर भगवान ने औलाद दी भी तो मुर्दा बच्चा पैदा हुआ। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि इस बच्चे को बहुत कम चांस है बचने के या जिंदा पैदा हो, लेकिन फिर भी हम अपनी किस्मत आजमा रहे थे। शायद भगवान को हम पर दया आ जाती और हमारा बच्चा जिंदा पैदा होता, लेकिन उसके चांस कम थे। आकाश के पास इतने पैसे न थे कि प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाता, इसीलिए अपनी आन को मार कर तुझे बहुत बताने की कोशिश की, लेकिन तुझे उसकी ना सुनी। आकाश तुझे खुद कुछ भी खुलकर नहीं बता सकता था क्योंकि तेरा बाप ने यह कई आदमी तेरे ऊपर नज़र रखने के लिए छोड़े हुए थे। शायद उन्हें उसे शक था कि कहीं तुझे सच्चाई पता न चल जाए और जो तेरा पैसा है कहीं तू अपनी माँ पर खर्च न कर दे। तेरा बाप अपनी नई बीवी के साथ बाहर ऐश कर रहा है और अपनी बीवी के कहने पर भी तुझे खुद से दूर कर रहा है। अगर तुझे तेरी जिम्मेदारी दे देता तो आज मैं यूं बिस्तर पर न पड़ी होती। मेरी माँ रोने लगी। मुझे अब अपने आप से नफरत होने लगी थी। मैं अपनी माँ को और उसके पति आकाश को अपने फ्लैट पर ले आई। मेरे अकाउंट में इतना पैसा जमा था कि मैं एक फ़्लैट खरीद सकती थी क्योंकि पापा ने मुझे हर महीने पैसे भेजते थे। मेरी खुद की भी नौकरी अच्छी खासी थी, बस कभी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई कि अपना घर लूँ। लेकिन जब माँ घर आ गई तो मैंने अपना फ्लैट खरीद लिया और माँ को इस फ्लैट में रहने लगी। अब मैं उनका ख्याल रखती हूँ और सही सही शब्दों में मैंने अपनी माँ को और उनके पति आकाश को उनकी बेटी बनकर दिखाया है और मम्मी पापा अब मुझे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होती। मेरे सौतेले बाप ने मुझे सगे बाप से ज़्यादा मोहब्बत दी। मैंने अपने बाप आकाश की भी नौकरी लगवा दी। अब उनके सर से भी बोझ उतर गया था कि मेरे पैसों पर जी रहे हैं। मेरे सगे बाप ने उनकी बीवी को पुलिस ने नशा बेचने और काला धंधा करने के जुर्म में वहीं उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मेरे पापा ने मुझे फ़ोन करवाया था, मुझे मदद के लिए बुलाया था, लेकिन ना मैंने उनसे कोई बात की और ना ही मदद की लिए वहाँ गई क्योंकि मुझे उन आदमी से नफ़रत थी जिसकी वजह से मेरी माँ मरने के कगार पर पहुँच गई थी, बल्कि मेरी माँ के मरने से पहले ही मुझसे छीन लिया था। हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताना कि मुझे अपने सगे बाप की मदद करनी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये भी मुझे बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।